আসানসোল সাংগঠনিক জেলায় বাজেট 2025-26 অনুষ্ঠিত হবে। আর এই বাজেট নিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টির সর্বভারতীয় আইটি সেলের কনভেনার, আইটি এবং সোশ্যাল মিডিয়া কনভেনার, পশ্চিমবঙ্গের সহ পর্যবেক্ষক অমিত মালভিয়াজি এবং ভারতীয় জনতা পার্টির বালুরঘাটের বিধায়ক ডক্টর অশোক লাহিড়ী, আর উপস্থিত আছেন তার সাথে আসানসোল দক্ষিণের বিধায়িকা এবং পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির সাধারণ সম্পাদিকা শ্রীমতী অগ্নিমিতা পাল, উপস্থিত আছেন কুলটির বিধায়ক ডক্টর অজয় পোদ্দার, উপস্থিত আছেন ভারতীয় জনতা পার্টির আসানসোল জেলার সভাপতি বাপ্পা চ্যাটার্জি। तो आज की जो प्रेस वार्ता है ये 1 फरवरी को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल का दूसरा पूरा बजट प्रस्तुत किया था। उस बजट की जानकारी देने हेतु ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज बुलाई गई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो मध्यम वर्ग के लिए, युवाओं के लिए जो महत्वपूर्ण निर्णय लिया है उसमें प्रमुख 12 लाख तक की आय को पूरी तरीके से कर मुक्त करने का है। यानी 12 लाख रुपीस तक जो लोग इनकम करते हैं उनकी इनकम पे अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। और 75,000 का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन उसके साथ अगर जोड़ें तो 12,75,000 यानी 12,75,000 रुपीस तक जो लोग कमाते हैं उनकी आय पर अब कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। इसका लाभ बहुत बड़े मध्यम वर्ग को मिलेगा और उन युवाओं को मिलेगा जो अपना करियर अभी शुरू कर रहे हैं। जो लोग अपनी पहली नौकरी में इस दौर में जा रहे हैं उन लोगों की नौकरियां में जो उनको तनख्वाह मिलेगी वो 1 लाख रुपया महीना तक टैक्स फ्री रहेगी। आज से पहले इतना बड़ा निर्णय किसी भी सरकार ने नहीं लिया। आप एक उदाहरण देखिए कि अगर कोई दंपत्ति हस्बैंड वाइफ दोनों नौकरी करते हैं जिनकी आय 12 लाख से कम है तो अब उस परिवार में 25 लाख रुपए तक आने वाली जो आय है, जो आमदनी है, वो पूरी तरीके से टैक्स फ्री रहेगी। इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो इनकम स्लैब्स हैं और उस पे लगने वाला टैक्स है उसमें भी फेरबदल किया है, जिसके परिणाम स्वरूप जो भी सैलरीड एम्प्लॉयज हैं जिनकी सैलरी 12 लाख से अधिक है उनको भी टैक्स में बड़ी राहत मिलेगी। पहले हमारे देश में पीक टैक्स इंडिविजुअल्स पे लगभग 33% होता था, अब वो इफेक्टिवली 21% के आसपास आ जाएगा। पहले जो लोग 15 लाख से अधिक कमाते थे वो सबसे हाईएस्ट टैक्स स्लैब में होते थे। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इस इनकम लेवल को 15 लाख से बढ़ाकर 24 लाख कर दिया है। यानी नए इनकम स्लैब्स के मुताबिक पीक टैक्स जो है वो अब 24 लाख रुपए के बाद लागू होगा। जो बड़े फेरबदल
पर्सनल टैक्सेस में इस बजट में किए गए हैं, उससे हमें उम्मीद है कि मध्यम वर्गीय परिवारों में जो न्यू मिडिल क्लास है, उनमें जो लोग नौकरियां अभी शुरू कर रहे हैं, उन सभी लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। ऐसे लोगों की संख्या देश में लगभग 8 करोड़ से अधिक है। इसके अलावा नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने मध्यम वर्ग के लिए, खास तौर से जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनकी जो इंटरेस्ट पे डिडक्शन है वो लिमिट को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दिया है। जो टीडीएस ऑन रेंट की लिमिट पहले 2,40,000 थी, उसको भी बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स और लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के अंतर्गत भी जो लिमिट थी उसको बढ़ाकर 7 लाख से 10 लाख कर दिया गया है। एजुकेशनल पर्पस के लिए, यानी पढ़ाई के लिए अगर फॉरेन रेमिटेंसेस कर रहे थे तो उसमें जो टीसीएस लगता था यानी टैक्स लगता था, उसको भी हटाने का जो प्रोविजन है वो इस बजट में दिया गया है। और इन सब की वजह से जो टैक्स में पारदर्शिता आई है, यानी देश के जो ईमानदार करदाता है वो स्वयं आगे बढ़कर अपनी एक्चुअल इनकम को डिस्क्लोज कर रहे हैं और जो टैक्स उनको पे करना चाहिए वो कर रहे हैं। तो ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स को जो रिवॉर्ड करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार की मंशा थी, वो पूरी तरह सफल होती दिख रही है। एक और बड़ा निर्णय जो मिडिल क्लास के पक्ष में किया गया है वो ये है कि आप अपने असेसमेंट को 2 साल की जगह 4 साल तक भी सबमिट कर सकते हैं। इन सभी बड़े फैसलों से हमें उम्मीद है कि देश का मध्यम वर्ग, युवा वर्ग लाभान्वित होगा और आने वाले दिनों में इसकी वजह से देश में कंजम्पशन बढ़ेगा, लोगों की समृद्धि बढ़ेगी। इतना ही नहीं, एक और बड़ा निर्णय जो मध्यम वर्ग के पक्ष में लिया गया है वो जो क्रिटिकल ड्रग्स हैं, जो लाइफ सेविंग क्रिटिकल ड्रग्स हैं, 36 ऐसे लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं जिनको कस्टम ड्यूटी से पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट किया गया है। इसके साथ साथ 6 ऐसे लाइफ सेविंग मेडिसिन हैं जिनको कंसेशनल कस्टम ड्यूटी में इंक्लूड किया गया है। इसमें कैंसर रिलेटेड ड्रग्स प्रमुखता से आते हैं। इन सभी निर्णयों से देश के मध्यम वर्ग को लाभ मिलेगा, ऐसी हमारी अपेक्षा है। किसानों के लिए जो बड़े फैसले लिए गए हैं उसमें प्रमुख रूप से धान धान्य कृषि योजना, जिसके अंतर्गत राज्य सरकारों के साथ मिलकर 100 ऐसे डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई किए गए हैं जहां पर किसानों को खेती से लाभ मिले, उनकी जो उपज है वो सही दाम पे खरीदी जा सके। इसका एक पूरा कार्यक्रम तय किया गया है। इससे लगभग 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। साथ में जो दालें होती हैं, चाहे तूर हो, उड़द हो, मसूर हो, ऐसी दालों की खेती कर रहे जो किसान हैं उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी सरकार ने योजनाओं की घोषणा करी है। किसान क्रेडिट कार्ड, जिसके माध्यम से किसानों को लोन मिल सके, उसकी भी सीमा बढ़ाकर 3 लाख से 5 लाख की गई है और इससे अनुमानित 7.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा।
रूरल प्रॉस्पेरिटी और रिलायंस नाम का एक अभियान भी चलाया गया है, जिसके अंतर्गत गांव में रहने वाले लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको स्वावलंबी बनाने के लिए कई सारे कदम उठाए जाएंगे, जिसकी वजह से जो लोग गांव में रह के किसानी करते हैं उनको शहरों में पलायन करने की जरूरत महसूस नहीं होगी। इस लक्ष्य के साथ किसानों के लिए कई कदमों की घोषणा करी गई है। शहरी इलाकों में रहने वाले और काम करने वाले कामगारों के लिए भी केंद्र सरकार ने बड़े फैसले किए हैं। जो नई मोबाइल ऐप इकोनॉमी से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो स्विगी के डिलीवरी बॉयज हो, जोमेटो के लोग हो या अन्य ऐसे लोग हैं जिनको गिग वर्कर भी कहा जाता है, ऐसे गिग वर्करों के लिए पीएम जन आरोग्य योजना के अंतर्गत कदम उठाए गए हैं और इससे लगभग 1 करोड़ से अधिक गिग वर्कर जो है वो लाभान्वित होंगे। उसी तरीके से स्वामी फंड की स्थापना करी गई है, जिसके अंतर्गत 50,000 आवास जो है शहरी इलाकों में बनाए जाएंगे। एमएसएमई के लिए यानी स्मॉल माइक्रो और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए केंद्र के बजट में प्रावधान दिया गया है, जहां पर पहले तो इनकी जो सीमा है यानी टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट की जो एक लिमिट होती है उसको बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, ताकि और ज्यादा लोग उस कैटेगरी में इंक्लूड हो सके और उनको जो लोन बैंक की तरफ से दिया जाता है उसमें भी वृद्धि हो सके। इसके साथ साथ कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं जो युवाओं के लिए, खास तौर से जो उद्यमी हैं यानी एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए और अवसर पैदा हो उसके लिए, और उसमें मुख्य रूप से टूरिज्म पे जोर दिया गया है। स्किल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, होम स्टेज यानी जो सरकार मुद्रा योजना का कार्यक्रम चलाती है उसके अंतर्गत होम स्टेज बनाने के लिए लोन देने का प्रावधान, और एक तरीके से परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव के माध्यम से प्रदेशों में जो लोग इस काम से जुड़ना चाहते हैं उनको और सक्षम बनाने के लिए व्यवस्थाओं को विकसित करने का प्रावधान भी रखा गया है। हमारे देश में बाहर से टूरिस्ट बड़ी संख्या में आए, आसानी से यहाँ पर जगहों में जा सके, इसके लिए ई वीजा का प्रावधान भी इस बजट में किया गया है। देश की सुरक्षा को लेकर और देश की एनर्जी रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए आने वाले दिनों में बिजली की जो खपत है हमारे देश में बढ़े, पर कैपिटा कंजम्पशन बढ़े, लोग फॉसिल फ्यूल की जगह क्लीनर एनर्जी की तरफ मूव करें, इसके लिए भी इस बजट में कई प्रावधान किए गए हैं। और उसमें जो मुख्य है वो है स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर्स को डेवलप करने का एक प्रोग्राम, जिस पर 20,000 करोड़ की लागत के साथ आने वाले 5 सालों में काम करने का लक्ष्य रखा गया है। एक बड़ा रिफॉर्म, इंश्योरेंस सेक्टर में 100% एफडीआई को अप्रूव करना भी इस बजट का हिस्सा था। इसका मुख्य उद्देश्य रोजगार बढ़ाना, युवाओं को और अवसर मिले इसकी व्यवस्था को विकसित करना भी है। लेकिन मित्रों, हम इस समय जब केंद्र की बजट की बात कर रहे हैं उसी समय पश्चिम बंगाल की सरकार का बजट भी आया है, क्योंकि हम ये चर्चा पश्चिम बंगाल में कर रहे हैं।
इसलिए ये जरूरी है कि हम ये समझें कि केंद्र ने पश्चिम बंगाल के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूपीए के 10 साल में जितना टैक्स डेवल्यूशन और ग्रांट्स एंड एड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट पश्चिम बंगाल की सरकार को मिलता था, उसके कंपैरिजन में नरेंद्र मोदी जी की सरकार के 10 सालों में ये राशि 300 गुना अधिक हो गई है। यानी यूपीए के कार्यकाल में, जो कि टीएमसी की एक अलाई थी और स्वयं मुख्यमंत्री जी उस घटक का हिस्सा थी, तब जो राशि केंद्र से यहाँ प्रदेश में आती थी उससे 300 गुना अधिक राशि पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री जी की सरकार ने टैक्स डेवल्यूशन और ग्रांट्स एंड एड के माध्यम से प्रदेश की सरकार को देने का काम किया है। पश्चिम बंगाल में इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए भी बहुत सारे काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किए हैं। कल्याणी में एम्स देने का विषय हो या फिर 11 मेडिकल कॉलेजेस को अप्रूवल देने का विषय हो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सहायता से यहाँ बनाए जाने हैं और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंतर्गत अप्रूव किए गए हैं। कोलकाता को स्मार्ट सिटी मिशन में जोड़ना, रेलवे के लिए इस बजट में ही 13,955 करोड़ का प्रावधान करना, जो कि यूपीए के कार्यकाल के 3 गुना है। ये निर्णय भी इस बजट में केंद्र की लिया गया। पिछले 10 सालों में पश्चिम बंगाल में 1293 किलोमीटर रेल लाइन बनाई गई। इतनी रेल लाइन पूरे यूनाइटेड अरब अमीरात में जितनी रेल लाइन है, उतनी रेल लाइन हमने 10 साल में यहाँ पश्चिम बंगाल में केंद्र की सरकार ने बनाने का काम किया। उसमें 98.6% जो ट्रैक है वो इलेक्ट्रीफाइड है। कई सारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, लगभग 45 जिन पर काम चल रहा है। 4,660 किलोमीटर लेंथ की रेल लाइन को बिछाने का काम पश्चिम बंगाल में केंद्र की सरकार कर रही है। 101 रेलवे स्टेशंस वेस्ट बंगाल में अमृत स्टेशंस की तरह आइडेंटिफाई किए गए हैं और उनके डेवलपमेंट का काम पश्चिम बंगाल में चल रहा है। 400 फ्लाईओवर्स और अंडर ब्रिजेस बनाने का काम भी केंद्र सरकार ने पिछले 10 सालों में यहाँ किया है। इतना ही नहीं, 9 वंदे भारत पश्चिम बंगाल में चलाने का काम भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पिछले 10 सालों में किया है। इसके साथ में इंडियन रेलवेज का फर्स्ट गति शक्ति कार्गो टर्मिनल आसनसोल डिवीजन में भी अनाउंस किया गया है। अगर हम शहरों में मेट्रो की बात करें तो 1972 से लेकर 2014 तक कलकत्ता में मात्र 28 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क था। यानी 42 इयर्स में मेट्रो पहली बार जब आई तब से लेकर 42 इयर्स यानी 2014 तक सिर्फ 28 किलोमीटर मेट्रो रेल लाइन कोलकाता में बनाई गई थी। नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद पिछले 10 सालों में 38 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क कोलकाता में बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। रोड्स और हाईवे पे भी बड़ी जो सफलता है नरेंद्र मोदी जी की सरकार को यहाँ पश्चिम बंगाल में मिली है। 2309 किलोमीटर का नेशनल हाईवे पिछले 10 सालों में पश्चिम बंगाल में बनाया गया है। इसके अलावा भारतमाला परियोजना का हिस्सा पश्चिम बंगाल के बड़े शहर कोलकाता और सिलीगुड़ी रहे हैं, ताकि दूसरे स्टेट्स के साथ कनेक्टिविटी जो है उसको और बेहतर किया जा सके। पश्चिम बंगाल में
एयरवेज को और मजबूत करना, चाहे बागडोगरा एयरपोर्ट को एक्सपैंड करना या हमारे अंडाल के जो एयरपोर्ट है उसको बढ़ाना, ये काम भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने यहाँ पर किया है। मित्रों, इतना ही नहीं, केंद्र की जितनी भी स्कीम्स थी, चाहे वो जनधन योजना हो या बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना हो, पीएम मुद्रा हो, स्टैंड अप इंडिया हो, पीएम स्वनिधि योजना जिसमें रेहड़ी पटरी वाले लोगों को लोन देने का काम, अनसिक्योर्ड लोन देने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है, चाहे जीवन ज्योति बीमा योजना हो, सुरक्षा बीमा योजना हो, जल जीवन मिशन हो, यानी नल से जल पहुंचाने का काम हो, ग्रामीण आवास योजना हो, चाहे शहरी इलाकों में आवास योजना हो, स्वच्छ भारत मिशन हो, इन सभी योजनाओं पर केंद्र की सरकार ने पश्चिम बंगाल के साथ काम करने का प्रयास किया है। लेकिन मुझे बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनको पश्चिम बंगाल में ठीक से लागू नहीं किया गया। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनमें भ्रष्टाचार के बहुत सारे मामले सामने आए, और ऐसे कई योजनाएं हैं जिनको पूरी तरीके से पश्चिम बंगाल में लागू नहीं किया गया। उदाहरण के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना, जिसके अंतर्गत जो लोग हाथ कारीगर हैं, कुम्हार, बढ़ई, मुख्य रूप से ओबीसी समाज से आने वाले लोग, जो लोकल आर्टिजान्स हैं, जिनको पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत बड़ी सहायता देने की मुहिम नरेंद्र मोदी जी की सरकार चला रही है, उसको यहाँ पश्चिम बंगाल में अभी तक ममता बनर्जी की सरकार ने नोटिफाई नहीं किया। उसी तरीके से प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना, जो देश भर में लागू हुए और बहुत ही सार्थक योजना है, उसको भी पश्चिम बंगाल में लागू करने अभी तक ममता बनर्जी ने नहीं दिया। 2024 में केंद्र सरकार ने घोषणा करी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा करी कि जो लोग 70 वर्ष की उम्र से अधिक हैं, वो सभी लोग पीएम आयुष्मान योजना का हिस्सा होंगे। लेकिन ममता बनर्जी के चलते ये योजना आज पश्चिम बंगाल में लागू नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनने के बाद अब पश्चिम बंगाल मात्र एक ऐसा प्रदेश रह गया है जिसने प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना को यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं किया। इस योजना से देश के करोड़ों लोगों को लाभ मिल रहा है। बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जिनसे ये स्पष्ट होता है कि इस योजना के अंतर्गत अर्ली डिटेक्शन का जो रेट है वो बढ़ा है, लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिला है, लोगों के आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस में बहुत बड़ी जो घटत है वो देखने को मिली है। इसलिए ये जानकारी आपके माध्यम से पश्चिम बंगाल के लोगों तक पहुंचना अनिवार्य है कि अपनी राजनीति के चलते ममता बनर्जी लोगों को इन योजनाओं से दूर रख रही है। मित्रों, सिर्फ आखिरी कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और वो आपको दर्शाएंगे कि पश्चिम बंगाल की जो स्थिति है, जो आर्थिक स्थिति है, वो कितनी दयनीय है। एक समय था जब पश्चिम बंगाल डेवलप्ड नेशंस की श्रेणी में आता था। हमारे देश के जितने राज्य हैं उनमें पश्चिम बंगाल अन्य राज्यों के कंपैरिजन में प्रॉस्परस था। लेकिन पिछले 15 सालों में ममता बनर्जी की सरकार आने के बाद पश्चिम बंगाल की इस स्टेटस में बहुत तेजी से गिरावट देखी गई है। पश्चिम बंगाल में जो डेट का लेवल है
वो 2010-11 में 1.8 लाख करोड़ था। ये संख्या बढ़ के अब 5.8 लाख करोड़ के पास पहुंच गई है। फिस्कल डेफिसिट जो किसी भी राज्य के आर्थिक स्वास्थ्य व्यवस्था को बताता है, उसमें भी पश्चिम बंगाल में तेजी से गिरावट देखी गई है। और पश्चिम बंगाल का जो फिस्कल डेफिसिट है वो FRBM जो लिमिट है स्टिपुलेटेड 3% की, उससे अधिक है। पश्चिम बंगाल का 55% रेवेन्यू आज भी सेंटर से आता है और देश में आने वाली पूरी FDI के 1% का कम भाग पश्चिम बंगाल में आता है। यानी पश्चिम बंगाल में इन्वेस्टमेंट लगभग 0 के बराबर है। चाहे हेल्थ पैरामीटर्स ले ले, पश्चिम बंगाल का पर कैपिटा इनकम देश के बनस्पत लगभग 100% कम है। उसी प्रकार से मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट पश्चिम बंगाल में अन्य प्रदेशों के कंपैरिजन में बहुत हाई है। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज यानी प्रसूति जो अस्पताल में या किसी एक ऑर्गेनाइज सेटअप में होती है, उसकी संख्या भी पश्चिम बंगाल में अन्य प्रदेशों के मुकाबले बहुत कम है। पब्लिक हेल्थ सेंटर्स जितने होने चाहिए उतने नहीं हैं। स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स जो इन हेल्थ सेंटर्स में होने चाहिए उसकी भी संख्या बहुत कम है। हम शिक्षा की बात करें तो स्थिति ये है कि लगभग 68% स्टूडेंट्स क्लास 8 के दूसरी कक्षा के जो टेक्स्ट है उसको पढ़ नहीं सकते। इतना ही नहीं, क्लास 8 के बच्चे जो क्लास 2 का मैथ्स कर सके उनकी संख्या और भी कम है, लगभग 37% के करीब। पर लाख स्टूडेंट जितने कॉलेजेस होने चाहिए उसमें भी पश्चिम बंगाल बहुत नीचे है। लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो महिलाओं के खिलाफ हो रहे जो अत्याचार है उसमें पश्चिम बंगाल बहुत ऊपर है और कन्विक्शन रेट पश्चिम बंगाल का सबसे कम है। ये तब जबकि बहुत सारे क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन पश्चिम बंगाल में आज रिपोर्ट नहीं हो रहे। संदेश खाली से लेके आरजी कार की जो घटनाएं हुई हैं ये आइसोलेटेड इंस्टेंसेस नहीं है। ऐसी घटनाएं पश्चिम बंगाल में आम है और ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। मैं अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो कोलकाता से सिलीगुड़ी जाने के लिए जो 600 किलोमीटर का डिस्टेंस है जिसके लिए 14 घंटे लगते हैं और यही डिस्टेंस आप बेंगलोर और हैदराबाद के बीच में 10 घंटे में कवर कर सकते हैं। यही डिस्टेंस आप मुंबई और अहमदाबाद के बीच में 8 घंटे में कवर कर सकते हैं। तो शहरों में जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो प्रदेश में ममता बनर्जी की सरकार बनाने में विफल रही है। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक चाइल्ड मैरिज के इंस्टेंसेस देखे गए हैं। एग्रीकल्चर में भी पश्चिम बंगाल पिछड़ रहा है। जो इरिगेशन होता है, लैंड अंडर इरिगेशन, वो भी पश्चिम बंगाल में श्रिंक हो रहा है। जबकि इस प्रदेश में 5 बड़ी बड़ी नदियां बहती हैं और कई छोटी नदियों का बहुत बड़ा जाल है, लेकिन फिर भी सिंचाई की जो जमीन है जिसपे सिंचाई हो रही है वो भी श्रिंक कर रही है। इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल में जो दूध, डीम और मच्छी की खपत है उसको पूरा करने के लिए भी उड़ीसा से या अन्य प्रदेशों से उसको लाया जाता है। और इन सब चीजों के लिए जो जिम्मेदार सरकार है वो ममता बनर्जी की सरकार है। मित्रों, आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल का जो बजट आया उसमें हम सभी ने देखा
कि 5,500 करोड़ से अधिक राशि सिर्फ मदरसा एजुकेशन पर ममता बनर्जी की सरकार ने दिया। यदि उनको लगता है कि इतनी बड़ी धनराशि सिर्फ मदरसा एजुकेशन के लिए देनी चाहिए तो ये उनका निर्णय हो सकता है, लेकिन हायर एजुकेशन के लिए सिर्फ 1500 करोड़, इंडस्ट्रीज के लिए सिर्फ 1400 करोड़ और नॉर्थ बंगाल जैसे बड़े क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए सिर्फ 870 करोड़ रुपया जो उन्होंने आवंटित किया है, उससे उनकी मंशा पर सवाल खड़े होते हैं। इतना ही नहीं, 5,500 करोड़ की जो धनराशि उन्होंने मदरसा एजुकेशन के लिए दी है वो केंद्र के पूरे माइनॉरिटी बजट से 67% ज्यादा है। अगर इतना पैसा मदरसा एजुकेशन के नाम पर दिया जा रहा है तो इस प्रदेश में मुसलमानों की हालत बेहतर होनी चाहिए थी, लेकिन सच्चाई ये है कि पश्चिम बंगाल का मुसलमान पूरे देश के मुसलमानों में सबसे गरीब है और यहाँ पर आज तक सिर्फ तथाकथित सेक्युलर, एलिजिडली सेक्युलर गवर्नमेंट्स ही रही हैं, पहले कांग्रेस, फिर लेफ्ट और फिर टीएमसी। अगर ये सेक्युलर गवर्नमेंट्स इतनी धनराशि मदरसा एजुकेशन के लिए दे रही हैं तो मुसलमानों की हालत यहाँ इतनी खराब क्यों है? मुसलमान बच्चियों और महिलाओं में साक्षरता की इतनी कमी क्यों है? जो सैलरीड क्लास है पश्चिम बंगाल का, उसमें सबसे कम पार्टिसिपेशन मुसलमान समाज के लोगों का है। अगर आप उनकी शिक्षा में इतना पैसा खर्च कर रही हैं तो वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्यों नहीं है? और जो कैजुअल लेबर है उसमें मुसलमान लोगों की संख्या सबसे अधिक है, नेशनल एवरेज से भी अधिक है। तो ये पैसा जा कहाँ रहा है? ये मदरसे को जो पैसा दिया जा रहा है वो मुसलमानों की शिक्षा के लिए है या मुसलमानों के वोट के लिए है? ये सवाल आपको ममता बनर्जी की सरकार से पूछना चाहिए। और जिन लोगों को उनका हक नहीं मिल रहा है उन लोगों को भी इस बात पे विचार करना चाहिए कि क्या ममता बनर्जी की सरकार सिर्फ एक समुदाय विशेष की सरकार है या पश्चिम बंगाल के हर व्यक्ति की सरकार है। मुझे इतना ही कहना है। अशोक लाहिरी जी मेरे साथ हैं जो पश्चिम बंगाल के बजट पर स्पेसिफिकली कुछ बातें आपके सामने रखेंगे, उसके बाद आपके जो सवाल होंगे वो हम ले लेंगे। পয়লা ফেব্রুয়ারি কেন্দ্র সরকারের বাজেট হলো, তারপর 12ই ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবঙ্গের সরকারের বাজেট হলো। তো পশ্চিমবঙ্গের বাজেট সম্বন্ধে যেহেতু অমিতবাবু কেন্দ্রের বাজেট সম্বন্ধে অনেক কিছু বলেছেন, আমি মোটামুটিভাবে একটু তুলনামূলকভাবেই দেখি। তো পশ্চিমবঙ্গের বাজেট আর কেন্দ্রের বাজেটের মধ্যে তফাৎ কি? যদি দেখেন বাজেটের দৈর্ঘ্য, ওইটা কেন্দ্রের বাজেটের প্রায়, আমার যদি ভুল না হয়, প্রায় বোধহয় 5 গুণ কিংবা 4 গুণের বেশি। ডক্টর অমিত মিত্র যখন বিত্ত মন্ত্রণালয়ের অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ছিলেন তখন মনে হয় ওই শেষ ছিল 21 পাতার বাজেট। তারপর তিনি অবসর নিলেন, তারপর থেকে বাজেট বাড়তে শুরু করেছে। এবার সেটা 127 পাতা। ওটা দেখে রীতিমতো ভয় লেগেছিল বিধানসভায়, এই পুরোটা যদি পড়ে তো গভীর রাত হয়ে যাবে। কিন্তু তারপর দেখলাম 108 পাতা উনি পড়লেন, বললেন পড়ে নেওয়া হয়েছে, ধরা হয়েছে। তো বাজেট ভাষণে 108 পাতা দেওয়ার কি মানে? যেটা পড়ার দরকার নেই ধরে নেওয়া যায়, পড়ে নেওয়া যায়। ওটা যদি পড়েন ঘুম পেয়ে যাবে। এই ডিপার্টমেন্টে এত টাকা খরচা হয়েছে, ওই ডিপার্টমেন্টে তার কোনো ভূত নেই, ভবিষ্যৎ নেই, কি হয়েছে কিছু নেই, এই সব তথ্য দেবে। দ্বিতীয়, বাজেটের একটা থাকে না, একটা অ্যাটিটিউড থাকে। দেখবেন মোদী সরকারের অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন নিশ্চয়ই বলতে পারেন যে ভারতবর্ষ বড় বড় যে অর্থ ব্যবস্থা রয়েছে সেই দেশগুলির মধ্যে দ্রুততম গতিতে বাড়ছে। এত বৃদ্ধির হার
কোনো বড় দেশে আছে। কিন্তু সেখানে মোদী সরকার কি বলছে? মোদী সরকার বলছে না, এটা ম্যারাথন, এটা 100 মিটার রেস নয়। বিকশিত ভারত 2047 হওয়ার জন্য আমাদের গতি বৃদ্ধি করতে হবে। সেখানে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কি বলছে? পশ্চিমবঙ্গ সরকার বলছে উন্নয়ন নাকি বাংলা এগিয়ে আছে, বলেছে মাথা পিছু আয়ের কথা বলছে না, ওরা বলছে জিডিপি কত বেড়েছে দেখো, আমাদের বৃদ্ধির হার কত। দেশের সঙ্গে যখন তুলনা করেন তখন শুধু অগ্রণী প্রদেশগুলো তো নয়, যারা পিছিয়ে আছে তাদেরও নম্বর নেওয়া হয়। আমাদের আগে তুলনা কার সঙ্গে আমরা করতাম? আমরা তুলনা করতাম অগ্রণী প্রদেশগুলোর সঙ্গে। আমরা বলতাম পশ্চিমবঙ্গের উপরে দেখি তো গুজরাট কি করেছে, মহারাষ্ট্র কি করেছে, তামিলনাড়ু কি করেছে। এখন সেটা বন্ধ হয়ে গেছে। এখন হচ্ছে সমগ্র দেশে কিছু কিছু ব্যাকওয়ার্ড স্টেটসও রয়েছে। তো কি হয়েছে, 2011-12 সালে যখন তৃণমূল এসেছিল সরকারে, তখন মাথা পিছু আয়ের নিরিখে পশ্চিমবঙ্গ ছিল 18তম স্থান, 18। সেটা 2022-23-এ দাঁড়িয়েছে 21, 18 থেকে 21 চলে এসেছে, এগিয়ে বাংলা। কিন্তু ওরা বলছেন দেখো দেশের থেকে আমরা পেরেছি। এই যেন মনে হয় বিজ্ঞাপন চলছে। দ্বিতীয়, দেশের তুলনায় ভারত পশ্চিমবঙ্গে নাকি বেকারত্বের হার অর্ধেক। তাইলে দেশের বিভিন্ন জায়গায়, আপনারা তো গেছেন সাংবাদিক হিসেবে, বিভিন্ন দক্ষিণ পশ্চিম প্রদেশগুলোতে যান, শহরগুলোতে যান, দেখবেন সব জায়গায় বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিক। ওরা কি দেশভ্রমণে গেছে, ওরা বেকারত্বের চাপে গেছে। তারপর বলেছে নিজস্ব আয় নাকি খুব বেশি হয়েছে, সাংঘাতিক বেড়েছে, 4 গুণ বেড়ে 90,000 কোটি টাকা হয়েছে। কিন্তু একটা যে তুলনা করা যায় সেটা হচ্ছে নিজস্ব আয়, মানে ওন ট্যাক্স রেভিনিউ, পুরো খরচে বা পুরো যে আয় হচ্ছে তার কত অনুপাত, সেটা যদি দেখেন তাহলে সেটা প্রায় 40%। সেখানে আপনি দেখুন হরিয়ানা, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, তেলেঙ্গানা, উড়িষ্যায় এই পরিমাণ প্রায় 65%। তোরা যেটা করেছেন মানদণ্ড কমিয়ে দিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের তুলনার এই অগ্রণী প্রদেশগুলোর সঙ্গে করছে, নিজের মানে সারা ভারতবর্ষের সঙ্গে করছে। এবার দ্বিতীয় কথাটা, সেটা কেন বললাম যে বিজ্ঞাপনের, এই বাজেটে আরেকটা যেটা জিনিস দেখবেন যে প্রথম তো বাজেট এস্টিমেট আসে, তারপর বছরের মাঝামাঝি কিংবা শেষের দিকে একটা রিভাইজড এস্টিমেট আসে, সংশোধিত, তারপর অ্যাকচুয়াল আসে। তো প্রথমেই ওরা দেখান যে প্রচুর রাজস্ব যদি বেশি হয় তাইলে খরচাও বেশি করা যেত, ধার না খরচাও বেশি না। পরে কি হয়, ওটা যেহেতু আমি দুর্ভাগ্য বলি না, বহুত খারাপ, হিন্দি পরে আগে বাংলা করে নিন, যারা বাংলা আছে আগে করে নিন। তারপরে একটা সময় দেশের রুট শিল্পাঞ্চল বলা হতো, কিন্তু এখানে অনেক কারখানাই এখন বন্ধ, আপনারা জানেন, সেটা কেন্দ্র রাজ্য দুই সরকারেরই। তো কেন্দ্রীয় বাজেটে এবার আমরা সেই রকম কোনো সম্ভাবনা দেখলাম না যে সে ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি হতে পারে বা এমএমসি ফ্যাক্টরি হতে পারে বা বার্ন স্ট্যান্ডার্ড হতে পারে, যে নতুন করে কিছু করার, এই ব্যাপারটা যদি একটু বলতেন। देखिए, ये जो बजट पश्चिम बंगाल की सरकार ने इस बार पेश किया है, ये ममता बनर्जी की सरकार का आखिरी बजट है। अगले साल चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार यहाँ बनेगी, वो यहाँ की स्थानीय इंडस्ट्रीज को रिवाइव करने के लिए पूरा एक एक्शन प्लान लेकर आएगी, और केंद्र से जो सहायता उसके लिए लगेगी उसको
इम्प्लीमेंट करने के लिए जो सहयोग लगेगा उस सभी चीज़ों को यहाँ मुहैया कराया जाएगा। ये जो इंडस्ट्रीज पश्चिम बंगाल में बंद हो रही हैं, ये चिंताजनक है। पिछले 5 साल में आंकड़ों के मुताबिक लगभग 4000 कंपनियां पश्चिम बंगाल छोड़कर जा चुकी हैं। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति यहाँ इतनी खराब है कि नया निवेश नहीं आ रहा है, और इन सब चीजों के लिए जिम्मेदार यहाँ की स्थानीय सरकार है, ममता बनर्जी की सरकार है। आपकी चिंता बिल्कुल जायज है और इन सभी चिंताओं का समाधान तभी संभव है जब ममता बनर्जी की यहाँ से विदाई हो जाएगी और 2026 के चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल को दोबारा उसकी जो ग्लोरी थी उस पर पहुंचाना भारतीय जनता पार्टी की सरकार का लक्ष्य होगा, उद्देश्य होगा। लेकिन मैं पुनः दोहराता हूं, ये तभी संभव होगा जब यहाँ पर ममता बनर्जी की सरकार की विदाई होगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ बनेगी। उनका कहना सुनिए ना वालिया साहब, उनका कहना था कि आपके बजट में बंगाल के लिए कोई मतलब इंडस्ट्री के बारे में कोई चर्चा नहीं हुआ, जो अभी हमारे बंधु बोल रहे थे। इस पर आपका क्या कहना है? यहाँ बहुत सारा कारखाना बंद था, उसके बारे में आपका सरकार 2014 आने का बाद से ही बंद। उनका पूछने का उद्देश्य था। मैं उसका जमीन भी जो केंद्र की सरकार का बजट आता है वो देश का बजट होता है, और उस देश के बजट में इंडस्ट्रीज के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए देश में व्यापक रूप से अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो, उसके लिए प्रावधान बनाए जाते हैं। उन प्रावधानों को लागू करना, उन प्रावधानों के लिए उचित माहौल बनाना, वो प्रदेश की सरकार का काम होता है। यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज बंद हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की हो, चाहे वो प्रदेश की हो, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की एंटरप्राइजेस हो, वो तभी यहाँ पर संभव हो सकती है जब यहाँ पर न्याय और कानून व्यवस्था ठीक होगी, जब यहाँ पर एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाएगा जहाँ पर इंडस्ट्रीज ऑपरेट कर सके, थ्राइव कर सके। और मैं दोबारा कह रहा हूँ, उसकी पूरी जिम्मेदारी ममता बनर्जी की सरकार पर है। अगर आप आसनसोल में बंद हुई इंडस्ट्रीज की चिंता कर रहे हैं तो ये सवाल आपको ममता बनर्जी से पूछना चाहिए कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब क्यों है, यहाँ पर एक्सटॉर्शन क्यों होता है, यहाँ सिंडिकेट्स क्यों चलते हैं, यहाँ पर कर्मचारियों का शोषण क्यों होता है, यहाँ पर आपके सांसद विधायक कट मनी के रैकेट में क्यों इन्वॉल्व है। ये सारे सवाल आपको ममता बनर्जी की सरकार से पूछने हैं। क्यों बाकी प्रदेशों में, बाकी राज्यों में इंडस्ट्रीज जा रही हैं, क्यों ऐसा हो रहा है कि वहाँ इन्वेस्टमेंट आ रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है कि पश्चिम बंगाल में एफडीआई, जो देश में एफडीआई आ रहा है उसका 1% से कम पश्चिम बंगाल में आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है कि पिछले 5 सालों में 4000 कंपनियां, उसमें कई लिस्टेड कंपनियां बंद हो गई हैं। ये सारे सवाल आपके जायज हैं, लेकिन ममता बनर्जी के लिए होने चाहिए। कंडीशन खराब, उस जगह में पिछले चुनाव में देखा गया था कि लक्ष्मी भंडार का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा था। ये पैसा कहाँ से आता है और लक्ष्मी भंडार देने से फिर ऐसा रिजल्ट होगा? देखिए, आज पश्चिम बंगाल में हर लोकसभा से 1.5 लाख आदमी बाहर काम करने जाता है। श्रमजीवी श्रमिक जिसको कहते हैं, परजीवी श्रमिक जिसको कहते हैं। यही पश्चिम बंगाल में आपने लक्ष्मी भंडार की बात कही,
और इसी पश्चिम बंगाल में संदेश खाली भी होता है, आरजी कार जैसी घटना भी होती है। तो क्या महिला सम्मान को आप लक्की भंडार के नजरिए से देखेंगे या महिलाओं की अस्मिता के नजरिए से देखेंगे? अगर संदेश खाली होता है तो ये ममता बनर्जी की छवि पे एक बहुत बड़ा दाग है। महिलाओं के सम्मान की बात करना एक बात होती है, उनको सशक्त बनाना दूसरी बात होती है, और उनका सम्मान करना उसके ऊपर होता है। और भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आएगी तो वो महिलाओं के लिए ठोस कदम उठाएगी। हमने पश्चिम बंगाल में महिलाओं को जो आर्थिक समर्थन देना है उचित स्तर पर हमारी सरकार देगी, हमारे संकल्प पत्र का वो हिस्सा होगा, इसलिए आप निश्चिंत रहे। लेकिन महिला सम्मान के साथ हम कोई भी सौदा नहीं करेंगे, ये भी हम तय रूप से कह सकते हैं। हम कहने के अनुसार लक्ष्मी भंडार और बढ़ेगी, महिला आर्थिक समर्थन। मेरे कहने के अनुसार ममता बनर्जी की सरकार की विदाई होगी। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था, जज ने ऑब्जर्वेशन दिया था कि ये जो जन कल्याणकारी परियोजनाएं हैं तथाकथित, उनसे पैरासाइट का एक जन्म हो रहा है। लेकिन देखा जा रहा है कि जहां जहां भाजपा की सरकार बन रही है वो भी इस तरह की जन कल्याणकारी परियोजना लागू कर रहे हैं जिनको कुछ लोग बेवड़ी राजनीति कह रहे हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? जिन लोगों को स्टेट के समर्थन की जरूरत है उन्हें स्टेट की तरफ से समर्थन देना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी की सरकार 80 करोड़ लोगों को हर महीने राशन देती है। उसकी वजह से हमारे देश में जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है वो बहुत तेजी से घटी है। यानी जहां जरूरत है वहां लोगों को आर्थिक सहायता, व्यवस्थित सहायता, स्किल डेवलपमेंट, नए रोजगार के अवसर ये पहुंचाना सरकार का दायित्व है। हम उस दायित्व से पीछे नहीं हटेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, हरियाणा में, दिल्ली में, जहां जहां हमारी सरकारें हैं, जिस प्रकार की कल्याणकारी नीतियों के साथ आगे बढ़ी है उसी प्रकार से हम पश्चिम बंगाल में भी अपनी सरकार के काम को आगे लेके जाएंगे और महिला सशक्तिकरण हमारी सरकार के केंद्र बिंदु पे होगा। बोल रहे हैं कि আপনারা যেটা বলছেন এটা সূক্ষ্ম সামঞ্জস্য। এখন ভারতবর্ষ আপনি জানেন লো মিডল ইনকাম কান্ট্রি, তো আমাদের দারিদ্র্যের যে সংজ্ঞা ছিল সেটাও পাল্টে গেছে। আমেরিকায় দরিদ্রের সংজ্ঞা তো আমাদের সংজ্ঞার সঙ্গে মিল নেই। তো আমি যেটুকু বুঝি ভারতীয় জনতা পার্টি বিশ্বাস করে যে পিছিয়ে পড়া মানুষ যারা সবার পিছে তাদের সাহায্য করা দরকার। একই সঙ্গে দারিদ্র্যকে কায়েমীভাবে দীর্ঘমেয়াদীভাবে দূর করার জন্য কাজ করা দরকার। যে সংখ্যাগুলো আপনাকে বললাম, পশ্চিমবঙ্গ সরকার তৃণমূল যদি বলে খুব করছে, বললো অন্যটা কোথায় করছো? খালি আজকের দরিদ্রদের ত্রাণ তো চাইছে না, দারিদ্র থেকে পরিত্রাণ চাইছে। তো যেটা ভারতীয় জনতা পার্টি বিশ্বাস করে যে দরিদ্রকে ত্রাণ করতে হবে, কিন্তু ত্রাণের সাথে সাথে দারিদ্র থেকে চিরস্থায়ী পরিত্রাণ যাতে হয় সেটারও প্রচেষ্টা করে। এই সামঞ্জস্যটা হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, যেটা আমি তো বলার চেষ্টা করি। बोल रहे हैं कि अनुब्रत मंडल अपने दल के ही एक नेता के बारे में बोला है कि वो नेता बड़ा बड़ा बात कहा है कि नानू के लिए ये किए हैं वो किए हैं, अगर किए होंगे तो उसका रिपोर्ट पेश करें। क्या बोलेंगे दल का भी? स्थानीय विषयों पे हमारे प्रदेश के जो प्रवक्ता है वो जवाब देंगे। बजट से संबंधित कोई चीज है तो बोल रहे हैं कि आरएसएस के जो मोहन भागवत हैं उनकी सभा को सरकार ने अनुमति नहीं दी है, जिसे लेके कोर्ट जाना पड़ा है। क्या कहेंगे इसे? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि पश्चिम बंगाल में किसी भी राजनीतिक संगठन का काम हो
कार्यक्रम हो, किसी सामाजिक संस्था का काम हो, कार्यक्रम हो, किसी शैक्षणिक संस्थान का काम हो, कार्यक्रम हो, और अगर वो ममता बनर्जी की विचारधारा के विपरीत संगठन हो तो इस प्रकार की अड़चनें लगाती है ममता बनर्जी की सरकार। और ऐसे हर कार्यक्रम के लिए कोर्ट में जाकर अर्जी देनी पड़ती है। ये बहुत ही चिंता का विषय है। पश्चिम बंगाल में जो ऑल्टरनेट स्पेस होना चाहिए सोशियो पॉलिटिकल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन को, उसको ममता बनर्जी दबाने का प्रयास कर रही है, लेकिन वो कभी सफल नहीं होंगी। आज की तारीख में ममता बनर्जी की विचारधारा के विरोध में बहुत बड़ा तबका पश्चिम बंगाल में तटस्थ खड़ा है, और उसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर इस प्रदेश में 40% के लगभग है, और पिछले कई चुनाव में उसी स्तर पर रहा है। ममता बनर्जी को समझना चाहिए कि इन हथकंडों से राजनीति करने के दिन अब लग चुके हैं, और हाई कोर्ट ने जो माननीय मोहन भागवत जी के कार्यक्रम के लिए अनुमति दी है, उसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग शिरकत करेंगे, और वो स्वयं में ही ममता बनर्जी के लिए बहुत ही माकूल जवाब होगा। दिल्ली चुनाव के बाद ममता बनर्जी का विदाई हो जाएगा। इस पर ममता बनर्जी का कहना है कि बिहार में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के बहुत वोटर लिस्ट में आप लोग पश्चिम बंगाल के हर विधानसभा में 20 से 30 हजार आदमी के नाम इंक्लूड कर रहे हैं ऑनलाइन करके, इसीलिए आप लोग जोर से ही बात बोल सकते हैं। क्या बोलिएगा? देखिए, अपने डर के लिए अभी से वो बहाने ढूंढ रही हैं, लेकिन 2026 में उनकी विदाई पूरी तरीके से तय है। जिस प्रकार से उड़ीसा में लंबे अंतराल के बाद भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, जिस प्रकार से दिल्ली में 27 सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसी तरीके से पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2026 में बनेगी। ममता बनर्जी का कार्यकाल पश्चिम बंगाल में अब समाप्त हो जाएगा। जिस प्रकार से लेफ्ट प्रदेश में लुप्त हो गई है, उसी प्रकार से पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी को भी इतिहास के पन्नों तक ही सीमित करती है।